नमो हिंदू देशाय, नमो भारत संस्कृते। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। और अमेरिका में तो खुशी है ही, भारत में भी बहुत ज्यादा खुशी है। और भारत में खुशी उसी तरह से है जैसे कुछ लोग मोदी के जीतने से खुश होते हैं, और एक बड़ा वर्ग है जो बहुत असंतुष्ट भी हो जाता है। ट्रंप की जीत पर भी इसी तरह का असर दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या है? क्या सिर्फ ट्रंप और मोदी के रिश्ते से लोग परेशान हैं, या कुछ और वजह है? जो भी हो, कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा है। कांग्रेस ने इस पे प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। वैसे तो कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे देश के राजनीतिक कार्यकलापों में बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि विदेश नीति का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन फिर भी जीत पर बधाइयां लोग देते हैं। इसमें तो सदासहता झलकती है और एक शिष्टाचार माना जाता है। लेकिन कांग्रेस खेमे में सन्नाटा इसलिए है कि राहुल गांधी दौड़ दौड़ कर अमेरिका जाते थे। आपने देखा होगा हाल की उनकी यात्राएं हुई ब्रिटेन में और अमेरिका में, जहां से वो एक नया विमर्श खड़ा करते थे। और राहुल गांधी ही क्यों, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पे राहुल गांधी टाइप के नेता हैं, वो अमेरिका जाते हैं और इस तरह के विमर्श खड़े करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अमेरिका ग्लोबल कैपिटल ऑफ नैरेटिव्स बन गया है। तमाम सारी ऐसी संस्थाएं हैं वामपंथी इस्लामिक गठजोड़ की, जो अपने स्वार्थ के हिसाब से विमर्श खड़ा करते हैं। किसी भी देश की चुनाव हो, कहीं भी कुछ हो, किसी सत्ता के विरुद्ध उन्हें अगर कोई षड्यंत्र करना हो तो भी विमर्श खड़े किए जाते हैं। और भारत में ज्यादातर लोगों को ये चीजें मालूम है। और खासतौर से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ये विमर्श का दौर तो चल ही रहा है। इस्लामिक वामपंथ गठजोड़ मोदी सरकार के पीछे पड़ा हुआ है। 10 साल तक किसी तरह मोदी को बर्दाश्त करने के बाद सब्र का बांध टूटने लगा था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो पूरा जोर लगा दिया। राहुल गांधी ने भी 2 यात्राएं की, और जो भी षड्यंत्रकारी थे उनके साथ बैठकें हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उनको कहा जाता है कि आर्थिक सहयोग भी मिला। विमर्श अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खड़ा किया गया, और जो अमेरिका में विमर्श सेट किया जाता था, उसका प्रभाव भारत में भी देखा जाता था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विमर्श को अच्छी खासी सफलता मिली। और जहां पर नरेंद्र मोदी समझ रहे थे कि उनकी सरकार 400 के पार जाएगी, 240 पर अटक गई। लेकिन फिर भी गनीमत रही कि उनकी सरकार बच गई। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग से सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन कांग्रेस को भी बहुत बड़ा जंप मिला। 50 सीटों के आसपास घूमती रही कांग्रेस अचानक 100 के पास पहुंच गई। हालांकि वो 3 अंकों में नहीं पहुंच पाई, 99 पर ही उनका आंकड़ा रुक गया। लेकिन इससे भी खासी उत्साहित है। और राहुल गांधी को नेता विपक्ष का दर्जा मिल गया। तो नेता विपक्ष बनने के बाद भी राहुल गांधी अमेरिका गए, पहले भी गए थे। और सब ने देखा कि राहुल गांधी के प्रोग्राम में कौन कौन लोग शामिल थे। नेता विपक्ष बनने के बाद भी आधिकारिक रूप से तो वो नहीं गए नेता विपक्ष के रूप में, किसी पार्टी के इनविटेशन पर। उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा थी। वो किसी यूनिवर्सिटी में और ऐसे प्राइवेट फंक्शंस में या एक तरीके से होस्टेड प्रोग्राम में जाकर बोलते रहे। उसके वीडियो, उसके नैरेटिव्स भारत में फैलाए जाते रहे। ये सही है कि अमेरिका में तो उनको कोई बहुत घास नहीं डालेगा, लेकिन वो जो कुछ भी अमेरिका में बोलते हैं कमरे के अंदर, उसको भी भारत में बड़े पैमाने पर भेजा जाता है। और लोकसभा चुनाव के बाद में हरियाणा में तो जैसे बिल्कुल नैरेटिव सेट कर दिया गया था। जो पहलवानों का मुद्दा हो या कोई और मुद्दे हों, इनमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संस्थाएं थी, एजेंसियां थी, जिनका सहयोग भी विपक्ष को मिला, इंडी गठबंधन को मिला। लेकिन इस सब के बाद भी हरियाणा में एक अंडर करेंट था, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार बनाने से रह गई। और जो अंतर्राष्ट्रीय विमर्श बनाने वाले लोग हैं, उनके अपने स्वार्थ होते हैं। उन्होंने थोड़ा सा कांग्रेस और राहुल गांधी से बेरुखी दिखानी शुरू कर दी थी। लेकिन अब जब ट्रंप जीत गए हैं, तो फिर राहुल का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा? तो सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति को 538 सीटों में से 277 सीटें पानी जरूरी होती हैं। और
कमला हैरिस को 223 और ट्रंप को 276 सीट्स मिल चुकी हैं। अगर हम वोट परसेंटेज में भी देखें तो ट्रंप 51% में है और कमला हैरिस 47% से 49% के बीच में कहीं होवर कर रही हैं। अगर 49% भी उनका आंकड़ा है तो काफी अंतर है, 2% का मार्जिन बहुत बड़ा अंतर माना जाता है अमेरिका में। और अमेरिका ने एक तरीके से ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में मान लिया है। कमला हैरिस ने अभी हार नहीं मानी है और वो ठीक उसी तरीके से व्यवहार कर रही हैं जैसे राहुल गांधी भारत में करते हैं, कांग्रेस भारत में करते हैं। अगर हार जाते हैं तो ईवीएम, चुनाव आयोग और दुनिया भर का बितंडा बनाने की कोशिश करते हैं, वही सब नैरेटिव वहां पर सेट किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप 276 सीटें लेकर, यानी एक सीट से सिर्फ पीछे हैं और अभी तक 49 सीटों के परिणाम आने बाकी हैं, इसलिए वो जीत जाएंगे। और शायद इसी कारण से ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया है और बहुत सारे उनके जो टॉप लीडरशिप है डिफरेंट स्टेट्स की, उन्होंने भी उनको बधाइयां देनी शुरू कर दी हैं और एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय जो लीडरशिप है उन्होंने भी उनको बधाइयां देनी शुरू कर दी हैं। तो ट्रंप इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इज द न्यू सुपर बॉस ऑफ सुपर पावर। लेकिन इसके बाद भारत पर क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा नहीं कि भारत को सब कुछ चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और ऑल ऑफ सडन भारत की लॉटरी निकल जाएगी ट्रंप के आने से। लेकिन ये निश्चित है कि ट्रंप और मोदी के संबंध बहुत अच्छे हैं। पिछली बार मोदी ने तो एक तरीके से ट्रंप का चुनाव प्रचार ही कर दिया था, आपकी बार ट्रंप सरकार कह के। उस समय सरकार तो नहीं आई क्योंकि बहुत सारे विमर्श का शिकार ट्रंप भी हो गए। अब की बार जो बिडेन स्वास्थ्य कारणों से उनको बहुत दबाव में प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया, इसलिए। अन्यथा तो ट्रंप की जीत बहुत आसान हो जाती। कमला हैरिस के आने के बाद में थोड़ा सा कंपटीशन रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे काम ट्रंप ने किए क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था लेट अस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इस चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका वासियों को गौरव का एहसास कराएंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे और अगले 4 साल अमेरिका का स्वर्णिम काल होगा। ये बहुत सारे स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं और जनता इन पर बहुत वाहवाही कर रही है क्योंकि 4 साल के जो बिडेन प्रशासन में बहुत सारी चीजें वैसी ही होनी शुरू हो गई थी जैसे भारत में कांग्रेस के जमाने में शुरू हो जाती हैं। और इसलिए ऐसा चुनाव परिणाम आना ही था। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक राष्ट्रपति जो अपने सेकेंड टर्म में चुनाव हार गया हो, दोबारा फिर प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता है और चुनाव जीतता है। पॉपुलर वोट उसको मिलते हैं, स्विंग स्टेट में भी उसको सफलता मिलती है और ओवरऑल उसको बहुत ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है ट्रंप के लिए। तो भारत में जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो बहुत खुश हैं। तो आप समझ सकते हैं जो राष्ट्रवादी ताकतें नहीं है वो खुश नहीं है, असंतुष्ट है। और इसीलिए कांग्रेस खेमा भी काफी निराश नजर आ रहा है क्योंकि राहुल गांधी का जो नैरेटिव अमेरिका में बनता था, ऐसी नैरेटिव बनाने वाली संस्थाओं पर शिकंजा कसना तय है। पन्नू अन्नू टाइप के जितने भी लोग हैं जिनके साथ में राहुल गलबहियां करते थे, उन पर भी शिकंजा कसना तय है। इसलिए जो खालिस्तान समर्थक और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हिंदू विरोध में उतर आती थी, विश्वविद्यालयों से लेके सड़क चौराहों तक जिनके प्रोग्राम होते थे, जातिवादी व्यवस्था से लेकर बहुत सारी ऐसी भारत की व्यवस्थाओं पर कटाक्ष होते थे और उनको कानूनी जामा पहनाया जाता था, उन सब पर अंकुश लगने वाला है। और इसकी वानगी उस समय मिल गई थी जब ट्रंप ने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो असहनीय है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और बांग्लादेश को चेतावनी देते भी उन्होंने कहा हुआ था कि अगर उनकी सरकार आई तो इस पर लगाम लगाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा हिंदुओं को आश्वासन देते हुए कि हिंदुओं को, भारतीयों को अमेरिका में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो उन्हें दूर करेंगे। और आप समझ सकते हैं इसका उद्देश्य हुआ कि जो भारतीयों ने, खासतौर से हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया और ट्रंप को समर्थन दिया। और इस तरीके से ट्रंप एक बार प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इसलिए हिंदुओं को, हिंदुस्तान को थोड़ी बहुत आश्वन्दित होना, खुश होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इससे एक विमर्श फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप अल जजीरा देखें, अल जजीरा चैनल आज सुबह से कहने जा रहा है कि जो जो बिडेन है वो इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने गाजा में इजराइल की गतिविधियों का समर्थन किया, इजराइल के ईरान पर हमले का समर्थन किया।
फिलिस्तीनियों का जो वेस्ट बैंक है उस पर इसराइल के कब्जा करने को वैध ठहराने की कोशिश की और इसलिए उनकी हार हुई। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम अमेरिकी हैं उन्होंने जो बिडेन को हरा दिया, कमला हैरिस को हरा दिया, तो ये नैरेटिव सेट होने लगा है। और वो नैरेटिव इसलिए सेट हो रहा है, वो अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको चुना है, हम लोगों ने भी चुना है, और इसलिए आप इसराइल के हर कदम का आंख बंद करके समर्थन मत करिए और इसराइल को फिलिस्तीन या गाजा के विरुद्ध कोई भी सहायता मत दीजिए। तो ये इस्लामिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको बांधने की कोशिश की जा रही है, सब अपने अपने तरफ से लगे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम भारत में देखें तो बहुत सारी आर्थिक चीजें होंगी। जैसे अभी अ, बिडेन प्रशासन ने कई भारतीय कंपनियों पर रोक लगा दी थी। ऐसा नहीं कि ट्रम्प सब कुछ बहुत अच्छा कर देंगे, लेकिन निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे होंगे। लेकिन भारत को सबसे बड़ी राहत मिलेगी जो नैरेटिव सेट करने वाला डीप स्टेट है, उससे मुक्ति मिलेगी। और आप देखते हैं आपके पड़ोस में बांग्लादेश, जहां की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया बिडेन प्रशासन के इशारे पर, तो वहां पर भी स्थितियां अब सामान्य नहीं रह पाएंगी। जो कुछ हो रहा है उस पर लगाम लगेगी और हो सकता है जो बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस अपने आप ही इस्तीफा देकर निकलने पति गली से। कोई बड़ी बात नहीं। तो बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बस देखने वाली बात यह होगी कि गाजा में इसराइल को ट्रंप कितना समर्थन देते हैं। यद्यपि ट्रंप के लिए भी इसराइल को समर्थन बंद करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो भारत के संदर्भ में हम लोगों को सोचनी है, कहनी है, कि कांग्रेस और डीप स्टेट नैरेटिव बिल्डर्स की तो सामत आ गई है और कम से कम ये रुक जाएगा और इसका तुरंत फर्क पड़ेगा महाराष्ट्र के चुनाव में। तो अब महाराष्ट्र के चुनाव भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, कांग्रेस की आगे की रणनीति भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और राहुल गांधी के लिए आगे का सफर बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए इंडी गठबंधन में भी बहुत सारी चीजें आएंगी। इसलिए ऐसा नहीं कि अमेरिका का चुनाव सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित है, भारत को भी कई मायनों में प्रभावित करेगा। चाइना फीसी जो चीजें लग रही हैं इससे यह है कि भारत के लिए तो ट्रंप का आना बहुत शुभ है। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें।